नहीं लग रहा है, तो वो फ्री फॉल में कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जितना भी सैटेलाइट्स है, ठीक है, सारा सैटेलाइट फ्री फॉल में है। क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि ये जो कंटेनर है ना, इसको सैटेलाइट में रख दिया, किसी सैटेलाइट पे रख दिया, और अब पूछेगा कि यहाँ और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो सैटेलाइट फ्री फॉल में है, उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर है, तो यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस जीरो, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड इक्वी प्रेशर हो रखा है। सैटेलाइट कैसे फ्री फॉल में है ना, सैटेलाइट का एक्सेलरेशन जी कैसे है? बड़ा सीधा सा बात है, देखो जैसे ये अपना अर्थ, यहां सैटेलाइट घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये v स्पीड से इस ऑर्बिट में घूम रहा है मान लो, तो इसका एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये g के बराबर होगा। देखना, अर्थ की वजह से हर जगह पर ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग है, कितने डिस्टेंस पे उस पर डिपेंड करता है। ये r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो पक्का है ये बाय डेफिनेशन ये फ्री फॉल में आ गया। जिसपे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा है, तो फ्री फॉल है। देखो, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर का वैल्यू, जो इसका एक्सेलरेशन है इस सैटेलाइट का, वो जी एम बाई आर स्क्वायर, मतलब इस जगह पर जो ग्रेविटी का वैल्यू है उसके बराबर है। तो ये बस दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट जो है ना, कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, हम लोग अर्थ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो फ्री फॉल में है। तो सैटेलाइट का एक्सेलरेशन जी के बराबर है। तो जितना भी फ्री फॉल वाला रिजल्ट होता है, तो जब भी कोई चीज़ सैटेलाइट के अंदर डाला जाएगा तो वही सारा रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर अगर सैटेलाइट के अंदर कोई कंटेनर रखा गया है तो उस कंटेनर के हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। थर्ड केस पे चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अगर कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, अगर हम कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दें तो अब सिचुएशन काफ़ी बदल जाता है। तुम देखोगे कि अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड का फ्री सरफेस इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस तरीके से नहीं है। जब इसको एक्सेलरेट करोगे तो ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा किसी एंगल थीटा पर। तो अब हम लोग को यहां पर दो बात समझना है। पहला बात ये कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो ये सरफेस ऐसे इंक्लाइंड हुआ, इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा का वैल्यू क्या है। और दूसरा बात, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड लिक्विड में प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा होगा। ये दो बात हम लोग जानना चाहते हैं। तो समझते हैं, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा इसको हम लोग याद रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये रिजल्ट काफ़ी जाना पहचाना सा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एंगल पर। ये एंगल कितना है, देखो यहां पर हम एक एलिमेंट लिए,
वही लिक्विड का एलिमेंट है, एक सिलेंडर कंसिडर किए, एल लेंथ का, क्रॉस सेक्शन एरिया डीए है, यहां से इसका हाइट और यहां से इसका हाइट, सपोज ये h1 है और ये h2 है, this height is h1 and this height is h2. अब एक चीज समझो, अभी तक पहले दो केसेस में क्या था कि हम वर्टिकल एक्सेलरेशन दे रहे थे। वर्टिकल एक्सेलरेशन जब दे रहे थे तो वर्टिकल में जो प्रेशर का वेरिएशन था वो बदल गया, क्योंकि जो सूडो फोर्स आया वो कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल में, चाहे वर्टिकली अपवर्ड आया हो चाहे डाउनवर्ड आया हो, सूडो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आया, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन का प्रेशर वेरिएशन अफेक्ट हुआ, हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस बार क्या है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल में आएगा, और अगर सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल में आएगा तो इस बार प्रेशर वेरिएशन को जो फर्क पड़ेगा वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ेगा। इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जैसे वर्टिकल में mg लगता है, हॉरिजॉन्टल में ma आ गया, तो इस बार जो फोर्स आया है सूडो फोर्स वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया है, तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वेरिएशन अब कुछ नया आ जाएगा, लेकिन वर्टिकल में कोई फर्क इस बार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल में g इफेक्टिव g के बराबर ही है, तो हॉरिजॉन्टल में चेंज होने वाला है, इसीलिए ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, क्योंकि अगर फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होता इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम रहता। इस बार हॉरिजॉन्टल में ये सूडो फोर्स आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वेरी कराने वाला है। ठीक है, इस एलिमेंट को देखते हैं ना, इस एलिमेंट पे अगर हम फोर्सेस देखें विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, एफबीडी जो बना रहे हो विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, इधर से लगा dF1, इधर से dF2, वर्टिकल में dmg है, ठीक है। हम लोग हॉरिजॉन्टल में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो इधर एक्सेलरेट इधर कर रहा है तो सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, कितना, dma। तो अब कंटेनर के रिस्पेक्ट में देखें तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, सूडो फोर्स आ गया। तो अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो dF1 माइनस dF2 माइनस dma इक्वल टू 0। तो dF1 माइनस dF2 इज इक्वल्स टू dma। dF1 यहां से जो फोर्स लग रहा है वो यहां का प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू DA माइनस P2 इंटू DA इज इक्वल्स टू dma। dm इस सिलेंडर का मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, L इंटू DA इंटू A। इस पूरे में से DA कैंसिल, P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो LA। तो सबसे पहली बात तो ये एक कंक्लूजन आ गया, प्रेशर का डिफरेंस आ गया। अब समझना एक बात को, यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P1 और यहां का प्रेशर P2। P1 माइनस P2 हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर डिफरेंस आ रहा है रो LA। इस इक्वेशन को समझो, ये काफी जाना पहचाना सा लगेगा। जैसे यहां अगर दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस देखा जाए,
ये 1 ये 2, तो P2 माइनस P1 इज रो जी एच, इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस h। नीचे वाला हायर प्रेशर पे है, क्यों? क्योंकि mg जो है वो ऐसे एक्ट करता है नीचे की तरफ, mg ऐसे लग रहा है, तो यहां हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है। इसी प्रकार अगर ये दो पॉइंट है 1 एंड 2, लिक्विड ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। तो जैसे वर्टिकल में mg आ रहा था, हॉरिजॉन्टल में कौन आ गया? हॉरिजॉन्टल में सूडो फोर्स आ गया। सूडो फोर्स किधर लग रहा है? सूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो जैसे mg नीचे लग रहा था तो इधर प्रेशर बढ़ रहा था, ma ऐसे लग रहा है तो इधर प्रेशर बढ़ रहा है। इधर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, रो जी एच जैसा ही दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस लिखोगे वो लिखोगे P2 माइनस P1। अगर ये L लेंथ का डिफरेंस है तो रो जी एच, G की जगह यहां A आ गया, H की जगह L आ गया। तो अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड लिक्विड है तो उसमें प्रेशर वेरी कर रहा होगा, बिल्कुल रो जी एच वाले हिसाब से लिख दो। यहां पर L जो है वो इन दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और A एक्सेलरेशन हो गया। और किस तरफ हाई प्रेशर होगा? बहुत सीधा सा बात है, सूडो फोर्स इधर लग रहा है, इधर सूडो फोर्स लग रहा है तो इस तरफ प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए यहाँ से, इसीलिए यहाँ लिक्विड का हाइट ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, रो ए एल। इसके बाद हम लोग अब बात कर रहे थे एंगल पर, ठीक है? तो इस इक्वेशन को फिर से देखते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो एल ए। इस P1 P2 को हम वर्टिकल डायरेक्शन से भी तो लिख सकते हैं। यहां का प्रेशर, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, वाई डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन तो वैसे लिख सकते हैं रो जी एच, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो यहां का प्रेशर होगा P0 प्लस रो जी एच वन। तो P1 को हम क्या लिख सकते हैं? P0 प्लस रो जी एच वन। P2 को क्या लिख सकते हैं? यहां का प्रेशर P0 प्लस रो जी एच टू, P0 प्लस रो जी एच टू इज इक्वल्स टू रो एल ए। तो यहां से अपने पास आ जाएगा रो जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल्स टू रो एल ए। रो कैंसिल हो गया, H1 माइनस एच टू अपॉन एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी। इस फोटो में देखना, ये वाला जो गैप है, यहां से यहाँ H1, यहां से यहाँ H2, तो दिस इज H1 माइनस H2, ये वाला लेंथ L एंड दिस एंगल इज थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू H1 माइनस H2 अपॉन L। tan थीटा इक्वल्स टू H1 माइनस H2 अपॉन L। तो ये H1 माइनस H2 बाई L जो है ये tan थीटा के बराबर है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स A अपॉन जी। ये रिजल्ट तो जाना पहचाना सा है। वही जब पेंडुलम टंगा रहता है कार में, उसको एक्सेलरेट कराते हैं तो स्ट्रिंग इतना ही एंगल बना लेता है tan थीटा A अपॉन जी। तो ये दोनों बात यहाँ पर आ गया, एक तो एंगल पता चल गया और हॉरिजॉन्टल के साथ प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है ये बात भी समझ में आ गया। रो ए एल बिल्कुल रो जी एच की तरह, एंड tan थीटा A अपॉन जी। क्यों ऐसे लिक्विड उठा है? क्योंकि जब हम ऐसे एक्सेलरेट किए हैं तो इधर सूडो फोर्स आ रहा है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, इधर कम होना चाहिए। तो इधर का हाइट ज़्यादा चला गया और इधर का हाइट कम हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट हम लोग
याद रखेंगे। इस एंगल को निकालने का एक और तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, और वो फ्लूइड के बारे में एक लाइन है और बहुत ही बढ़िया लाइन है ना, जो कि आगे हम लोग को कई क्वेश्चन और सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से हम लोग ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी समझते हैं और फिर से इस एंगल को कैलकुलेट करके देखते हैं। प्रॉपर्टी ये है, नेट फोर्स on the particles of the free surface of a fluid with respect to container is always perpendicular to the free surface. Net force on the particles of the free surface of a fluid, with respect to container is always perpendicular to the free surface. ये बात क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं। देखो, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो टेंजेंशियल फोर्स बियर नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, जैसे एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो सरफेस हॉरिजॉन्टल ही क्यों है? जब रखा हुआ है तब कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं दे रहे, किसी एंगल पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ ए फ्लूइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस। मतलब फ्री सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स है उस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नेट, वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो जैसे इस सिचुएशन में इस पर क्या लग रहा है? ऐसे डीएमजी लग रहा है, तो नेट फोर्स कहां लग रहा है? वर्टिकल लग रहा है। वर्टिकल लग रहा है तो फ्री सरफेस जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई टेंजेंशियल फोर्स आ गया, कोई ऐसा भी फोर्स लग रहा होता, तो फिर ये फ्लो करने लगता है ना। ये टेंजेंशियल फोर्स को सस्टेन नहीं कर सकता है। टेंजेंशियल फोर्स आएगा तो ये उसके साथ फ्लो कर जाएगा। लिक्विड तो स्टैटिक है, लिक्विड स्टैटिक है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाना चाहिए। पैरेलल आ गया तो वो लिक्विड को उस डायरेक्शन में फ्लो करा देगा। मान लो तुम जबरदस्ती इसको, लिक्विड रुका हुआ है और तुम किसी तरीके से एक प्लेट लिए और प्लेट लेके लिक्विड के सरफेस को ऐसा कर दिए और फिर प्लेट हटा लिए। तुम सोचे कि हम ऐसा इंक्लाइन करके छोड़ते हैं तो अब इंक्लाइन रह जाना चाहिए, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखो, तुम ऐसे करके छोड़ दिए एफर्ट लगाकर, अब क्या हो रहा है कि यहां पर नेट फोर्स तो ऐसे ये डीएमजी लग रहा है। अब क्या हुआ, इस डीएमजी का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाएगा। जो भी सरफेस तुम बनाए हो, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के अलोंग, इधर जब आ रहा है तो सबका जो डीएमजी लग रहा है उसका इधर कंपोनेंट आ रहा है, तो लिक्विड इधर फ्लो करना चालू कर देगा, यहां से यहां से यहां से यहां से
लिक्विड इधर फ्लो करना चालू कर देगा, और इधर फ्लो करेगा तो इधर बढ़ते जाएगा लेवल, इधर घटते जाएगा। जैसे ही लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल हुआ, इसके बाद क्या हुआ, डीएमजी तो हमेशा ऐसे लग रहा था, तो ऐसे होते होते जब इसका लेवल ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया तो अब नेट फोर्स जो है वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। अब पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं बचा, तो अब फर्दर लिक्विड का फ्लो बंद हो जाएगा और लिक्विड यही शेप मेंटेन करके रखना चाहेगा। अगर तुम कोई और शेप दे दोगे, जैसे ये शेप दे दिए, तो ये अपने आप अपने नेचुरली जो शेप ये रखना चाहता है वहां पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स आ गया, mg का एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आ गया, जो कि इसको फ्लो कराएगा, और जब तक ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता तब तक फ्लो कराते रहेगा। ध्यान रखना, नेट फोर्स जो देख रहे हैं पार्टिकल्स पर, वो विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर है, ठीक है। मतलब अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो फिर सूडो फोर्स भी देखना पड़ेगा। अब अपने कंटेक्स्ट में इसका बात करते हैं। जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर है, अब उसमें यह भी बात समझ में आएगा कि क्यों वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह के फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो गया। देखना, अब तुम क्या किए, ऐसा एक कंटेनर था, लिक्विड भरा हुआ था, हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तुम इसको ऐसे एक्सेलरेट करा दिया। एक्सेलरेट कराए तो अब कंटेनर के फ्रेम में जाकर देखो तो तुमको पार्टिकल्स पर एक तो नीचे की तरफ डीएमजी लगते हुए दिखेगा और एक सूडो फोर्स इस तरफ डीएमए दिखेगा। ये जो सूडो फोर्स है, ये डीएमए, ये तो सरफेस के पैरेलल है, ये क्या किया, लिक्विड को फ्लो कराना चालू करेगा। सब पे ऐसे लग रहा होगा, तो लिक्विड इधर जमा होना चालू होगा। नेट फोर्स ऐसे आ रहा है, देख रहे हो, एक कंपोनेंट इधर एक इधर। तो अब क्या है कि लिक्विड इस तरफ जमा होना चालू हुआ, इधर हाइट बढ़ा इधर कम हुआ। होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो डीएमए और डीएमजी लग रहा है, इसका रिजल्टेंट जो इधर जा रहा था, ये ठीक इसके परपेंडिकुलर हो चुका है। जब ये डीएमए और डीएमजी का रिजल्टेंट जो भी नेट फोर्स जा रहा था, जब फ्री सरफेस उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फर्दर फ्लो बंद हो गया। अब इसके पैरेलल नेट फोर्स के परपेंडिकुलर सरफेस हो गया, तो अब इसके पैरेलल कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स नहीं आ रहा है, तो फर्दर फ्लो बंद हो जाएगा और ये इसी शेप को मेंटेन करके रखना चाहेगा जब तक तुम इसको एक्सेलरेट करा रहे हो तब तक। तो ये कारण है। तो ये वाला जो है ना, ये एकदम गोल्डन लाइन है एक फ्लूइड के लिए, है ना, ये अपने कई जगह काम आ सकता है। तो अब हम लोग इसको तुरंत कैलकुलेट कर डालते हैं। tan थीटा ए बाई जी एकदम जल्दी से आ जाएगा। ये ऐसे हो गया, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। कंटेनर के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स अगर देखा जाए तो यहां वाले पार्टिकल पर एक तो इधर लग रहा है DMA, नीचे की तरफ लग रहा है DMG। ये हो गया नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस फ्री सरफेस। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस मस्ट बी थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो tan थीटा x बाई वाई tan थीटा इक्वल्स टू DMA अपॉन DMG। ये आ गया अपने पास tan थीटा इक्वल्स टू A अपॉन G। तो लिक्विड को ऐसे एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो ये जो एंगल बना रहा है उसका वैल्यू मिल गया एक दूसरे मेथड से।
ये आगे भी अपने को कई जगह काम आ सकता है। अब ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है ना। इस रिजल्ट पर बेस्ड हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, करके देखते हैं। एक क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड लेंथ L। इसमें 2L/3 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। इसको A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराया गया। फाइंड मैक्सिमम value of A so that fluid does not spill out। लिक्विड इससे बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं? तो जब ऐसे एक्सेलरेट करेंगे तो यहां से उठेगा, यहां से नीचे जाएगा। तो कुछ ऐसा हो चुका होगा, जस्ट यहां पर पहुंच चुका है एकदम ब्रिम पर, टॉप पर। फर्दर इसके बाद इससे ज़्यादा एक्सेलरेट कराएंगे तो ये लिक्विड वहां से गिरने लगेगा। ये लेंथ L, ये भी लेंथ L, और ये वाला जो हाइट है इसको H मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये H का वैल्यू निकाल लेते हैं। H का वैल्यू निकाल लेते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? डायरेक्टली हम उस रिजल्ट का वैल्यू यूज करने वाले हैं। देखो, बस इतना किए कि यहां तक पहुंच गया। तो अभी जो एंगल बना रहा होगा थीटा, tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा A/g के बराबर होगा। एट द सेम टाइम